एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉफिट परसेंट बेस्ड जीआई। प्रॉफिट हर किसी को पता है, प्रॉफिट परसेंट भी हर किसी को पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे एक बार आपके डाउट्स को क्या है क्लियर कर दूंगी, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये एक डीआई है, यहाँ पे ए एंड बी कंपनी ए एंड बी है, उनका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है कि उनका जो कंपनी है, तो कंपनी में हम बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट होता ही है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये यहाँ पे मेंशन किया है। 2007 में कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, 2008 में। ये केवल प्रॉफिट का परसेंट दिया है, अमाउंट अलग होता है और यहाँ पे केवल परसेंट दिया है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हेडिंग में परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज इन डिफरेंट ईयर्स। 2007, 8, 9, 10, 11, 12 ये ईयर्स है और ये उन्होंने अर्न किए हुए प्रॉफिट परसेंट। जैसे कंपनी ए कहाँ पर है, ये राउंड वाला यानी कि जीरो वाला बोल सकते हो या फिर आप पॉइंट बोल सकते हो। ओके, तो ये कंपनी ए 2007 में कंपनी ए ने 35% प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी बी ने 40% प्रॉफिट अर्न किया। 2008 में कंपनी ए का क्या है बिंदु पॉइंट, वो 45% है और बी का कितना है 35% है। 2009 में ए का 40% है और बी का 50% है एंड सो ऑन। तो ये हमारा डीआई है। इसके ऊपर जैसे कि अभी एग्जाम प्री एग्जाम में भी आ सकता है, मेन एग्जाम में भी आ सकता है, बट डज नॉट मैटर फॉर यू, क्योंकि चाहे वो प्री में आए या फिर मेन में आए। प्री में आएगा तो हम प्री में कर लेंगे, मेन में आए तो भी हम कर लेंगे, बट हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे उनको भी क्लेरिफाई होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग उसका। तो फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ यहाँ के प्रॉफिट क्या होता है। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस सुना होगा आपने, सेलिंग प्राइस सुना होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में मैंने खरीदा, एकदम बेसिक सा। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या होता है कि मैंने खरीदा है, कोई भी एक चीज हो, ओके, मैंने खरीदा है, उसके बाद मैंने उसको सेल किया। मैंने एक टी शर्ट लेके, ओके, मैं बाजार गई, मार्केट गई और मैंने एक टी शर्ट खरीदा। कितने में खरीदा, 200 में खरीदा था वो टी शर्ट, जो कि लोएस्ट प्राइस है, ओके, चीप। तो 200 का एक मैंने टी शर्ट खरीदा, ओके। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया तो उसने बोला कि मुझे टी शर्ट बहुत अच्छी लगी है, तो क्या मुझे देगी आप, ओके। तो मैंने उसको जितने में दिया उतने में नहीं सेल किया, मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके किया। सपोज मैंने उसको 300 में सेल किया। मैंने कितने में खरीदा था, 200 में। उसको कितने में सेल किया, 300 में। मैंने दुकानदार को 200 रुपया दिया जब मैंने खरीदा, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे 300 वापस दिए। ओके, तो 300 में से 200 गए, तो मेरा टोटल इस ये जो व्यवहार हुआ है यहाँ पे, जो ट्रेड हुआ है, उसके अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे मेरे को। प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, अमाउंट है, ये तो अमाउंट है कि 100 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, जितना अमाउंट है यहाँ पे, जितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है वो लिख देंगे, और किस पे हुआ है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, आपने कितना उसमें स्पेंड किया था। तो मैंने तो 200 रुपये स्पेंड किया था ना, कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, तो मुझे ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 50%। 100 इज व्हाट, 2 0 कैंसिल, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 50%। तो ये परसेंट भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। 2/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, ये परसेंट प्रॉफिट आप याद रखिएगा। ये परसेंट जो होता है निकालते हैं, रेशो के हिसाब से परसेंट निकाला जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यही है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यही है। बिजनेस है तो पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ओवरऑल उसका कॉस्ट निकालने के बाद उसको वो सेल करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस आने के बाद जितना भी आएगा अमाउंट, अगर मैंने 200 रुपये में तो मैंने खरीदा है, ओके, 200 रुपये में मैंने खरीदा था, ओके। अगर मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा और अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं उसको तो बेच दूंगी कैसे भी, ओके। अगर पसंद रहेगा तो मैं उसको नहीं बेचूंगी, लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए, मैंने खरीद लिया, फिर मुझे बाद में गिल्ट हो रहा था कि मैंने क्यों खरीदा, तो मैं क्या करूंगी, आप रख लो, आप 50 रुपये या 100 रुपये मुझे कम कर दो, कम दे दो। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी कि आप मुझे 100 रुपया कम दे दो, लेकिन आप ये खरीद लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आपकी फ्रेंड को अच्छा लगा तो वो खरीद लेंगी। तो आपको कितने का लॉस हुआ इसके अंदर, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, ओके। 200 रुपये आपने खुद स्पेंड किए थे, लेकिन आपको रिटर्न में कितना मिला, ओनली 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। तो इसमें लॉस परसेंट भी कैसे निकालते हैं, अमाउंट जितना हुआ लॉस उतना ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितने पे करेंगे, ये 200 पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 200 है, तो कितना यहाँ पे हुआ, 50% यहाँ पे लॉस हुआ, 50% यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ।
बस यही प्रॉफिट एंड लॉस का यही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरह चले। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आई ट्राइड माई बेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ एक्सपेंडिचर, मैंने आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के फॉर्म में बताया था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम है हमारा, और एक डीआई हमने कराया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, केवल हमारा केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। ओके, एंड एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है इनकम, और प्रॉफिट तो क्या होता है, प्रॉफिट ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस यानी कि हमने खरीदा, जो भी हम अभी हम एक कंज्यूमर है तो हम खरीदेंगे, लेकिन अगर वही कोई किसी कंपनी का ओनर है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जितना भी उसमें इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, पूरा बनाने के बाद उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करने के बाद जितने में वो बेचेगा उसका वो सेलिंग प्राइस होगा, और उसके लिए कितना हो जाएगा, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उसके लिए वो इनकम हो जाता है। खाली इतना आप याद रखिएगा, यही है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। और जो मैंने डीआई फिर से बताया था, यानी कि पहले एक बताया हमने इनकम एक्सपेंडिचर डीआई, तो उसको भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज एक्सपेंडिचर एंड सेलिंग प्राइस इज इनकम, बस इतना ही है फंडा और कुछ नहीं है, लैंग्वेज है केवल और कुछ नहीं है। ओके, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, ओके एक्सपेंडिचर में कॉस्ट प्राइस लिख लेती हूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, बेटा ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, उसको मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी लिख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा इनकम दैट इज सेलिंग प्राइस, जो भी हो यहाँ पे। अब तीन कोई भी अगर हमको किसी का भी अमाउंट निकालना है, कोई भी एक वैल्यू निकालनी है, अगर तीनों में से अगर हमको दो की पता होगी तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या तो उसका प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए या फिर उसका रेशो होना चाहिए, कुछ भी हो, केवल दो वेरिएबल हमें पता होनी चाहिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी मेंशन किया है, ये जो है ये डाटा है ना ऑलरेडी, तो इसका भी तो यूज होगा, तो ये डाटा तो ऑलरेडी एक मेंशन किया है, हमको जरूरत है दो की, तीसरा तो अपने आप निकल जाएगा। तो एक तो ऑलरेडी मेंशन है, एक हमको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, यानी कि दो हो गए, ये वाला एक, दो हो गए, तो तीसरा निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तीसरा तो आसानी से निकल जाएगा। अब क्या बोला, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2008, कंपनी बी की बात की गई है, कंपनी बी 2008 2009 2008 2009 2008 है यहाँ पे, 2009 है, कंपनी बी की बात की गई है। तो कंपनी बी क्या क्या है, सिंबल ट्रायंगल है, ट्रायंगल, एंड 2008 एंड 9, तो 2008 यहाँ पर है, 2009 यहाँ पे है। 2008 में सिंबल क्या है, ट्रायंगल है, तो 35% है। तो प्रॉफिट जो हमको ऑलरेडी दे दिया है वो हम लिख लेते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में चलेंगे, जो ऑलरेडी मेंशन है उसको पहले लिख लेते हैं। ओके, 2009 में कितना दिया है, 50, ये परसेंट है। ओके, अब यहाँ पे बोला कि एक्सपेंडिचर इतना दिया है 2008 में 2009 में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया है, यानी कि 2008 का क्या आ जाएगा 12 लाख एंड 2009 का क्या आ जाएगा 14.5 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमानुसार जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो 2008 में पहला दिया है तो पहली वैल्यू, दूसरा दिया है तो दूसरी वैल्यू। तो 2008 में एक्सपेंडिचर 12 लाख था, तो एक्सपेंडिचर के सेक्शन में हम यहाँ पे 12 लाख लिख देंगे, 12 लिख देंगे, लाख अपने आप उसको ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। उसके बाद 2009 में कितना था 14.5, यानी कि 2009 यहाँ पे है 14.5 लाख रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2008 एंड 9, बस उसका इनकम निकालना है। दो वैल्यू हमको मिल गई है, क्या कि तीसरा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आसानी से। तो बी दिया है, बी का तो हमने लिख लिया है कंपनी बी, बस ये वाला हमको अमाउंट निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं, ओके प्रॉफिट ये 100 रुपये में था और ये 12 रुपये में था, उसमें हम लोग 35 रुपीज़ की मैं बता रही हूँ, 35 रुपीज़ का अगर आपको प्रॉफिट मिला तो आपने सेल कितने में किया, उसको ऐड करने के बाद ही ना 5 2 7 3 and 1 4 47 में आपने किसी चीज़ को बेचा होगा, तभी जाके आपको 35 का प्रॉफिट हुआ। 12 रुपये में तो वो चीज़ आपने खरीदी थी, लेकिन 47 में आपने उसको बेच दी, यानी कि 35 में आपने उसको 35 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये वाला हो गया। यहाँ पे हमको ये प्रॉफिट परसेंट दिया है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, जो 12 है 12 का 35%, एक मिनट ना, इसमें सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन था पहले जो मैंने कराया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इतना निकालूंगी मैं, ये इससे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा,
क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी दिया है ना, तो 12 लाख का अगर मैं 35% निकाल दूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है तो क्या निकलेगा मेरा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस में क्या है ऑलरेडी 12 लाख, फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट ये जो कॉस्ट प्राइस है ना इसका 135, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी ये है। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको, 35% का उसको प्रॉफिट हुआ तो ये 100 है, सपोज ये 100 है, 100 में 35% का उसको प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 135% आ जाएगा ना। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको। तो 135% अगर आप निकालोगे 12 का तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा 135% ऑफ 12, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि इनकम हो जाएगा। तो 135% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि परसेंट मैंने ऐसे लिख लिया है ना, 135% ऑफ 12 ऐसा है ना, तो 135% है तो नीचे डबल जीरो और ये 12, तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, 5 दून 10, 5 7 35, 20। अब क्या आ जाएगा, इसको फिर से डिवाइड कर दूंगी मैं, 2 छंग 12, 2 दामे 20, 27 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, तो जितना भी आएगा 27 इंटू 6 कर दूंगी मैं, एक मिनट, 27 इंटू 6, 27 इंटू 6 ओके, डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4 6 दूनी 12, 12 4 18, 18.2, नीचे 10 से डिवाइड करना है ना तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 18.2 इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेम इसका भी करना है, यहाँ पे कर देती हूँ थोड़ा सा, 14.5 150%, 150%, तो 150% है यहाँ पे। ओके, 150% यहाँ पे निकालूंगी तो मुझे इनकम मिलेगा। अब मैं इसको और इजी कैसे करूंगी, क्योंकि 100% क्या है हमारा 14.5, तो 100% है यहाँ पे, फिर उसका 50% निकालूंगी मैं, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 14 का आधा 7 होता है और 5 का आधा 2.5, यानी कि ये 50 ही हो जाता है यहाँ पे 50, तो इसका आधा कितना हो जाता है 25, तो ये 5, ये 7 और ये 21.7:5, ये इसका आंसर हो गया, ये इनकम निकल गया। समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 14.5 है, उसका 150% निकाला है मैंने और कुछ नहीं किया। 150% क्या होता है, ये ऑलरेडी 100% है और उसमें इसका 50% यानी कि 14.5 का 50% मैंने ऐड कर दिया है। तो 14.5 तो मैंने ऑलरेडी 100% ले लिया है, उसका 50% क्या होता है, 14 का आधा क्या होता है 50% यानी कि हाफ होता है, तो 14 का हाफ 7, 50 का हाफ 25, तो उसको मैंने ऐड कर दिया है, तो 21.75 ये उसका 150% दैट इज इनकम आ गया है। तो इनकम हमारा कितना आ जाएगा 18.2 21.75 लाख में है आंसर, लाख में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इफ रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, ओके, रिस्पेक्टिव रेशियो दिया है, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, उसका एक्सपेंडिचर दिया था कि 2008 में इतना है, अमाउंट दिया गया था लाख में, बट यहाँ पे ओनली रेशियो में दिया है। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2011, तो पहले जैसे मैंने लिखा था वैसे हम लोग लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या था, एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट प्राइस जो भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस या फिर इनकम, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हो। तो हमको वैल्यू कौन कौन सी दी है, यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, ए एंड बी के बारे में बात की हो, 2011 के बारे में। 2011 यहाँ पे है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंपनी ए, कंपनी बी यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। उसके बाद में 2011 है, ओके 2011 है ए एंड बी। ए कौन सा है, ये वाला पॉइंट वाला, 30% उसका प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे 30% लिख लेती हूँ। और बी में कितना है 40% प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे बी में लिख लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2011, ओके, यहाँ पे क्या बोला गया, उनका रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 दिया है। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2011, उसका क्वेश्चन क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए।
कि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2011। उन्होंने एक्सपेंडिचर पूछा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है यहाँ पे उन्होंने, ये जो रेशो दिया है एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है ना, एक्सपेंडिचर का उन्होंने रेशो दिया है, और यहाँ पे खाली उसका प्रॉफिट परसेंट दिया है जो कि हमने मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमको फिर से वो क्या पूछ रहे कि इसका जो रेशो है ना, इसका अमाउंट बताइए, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2011, यानी कि 2011 में जो ये एक्सपेंडिचर है कंपनी ए एंड बी का, वो अमाउंट में कितना आ जाएगा। इसलिए अगर रेशो की बात की गई है तो रेशो दिया है हमें यहाँ पे, कोई परफेक्ट हम अमाउंट कैसे बता सकते हैं। अगर इनकम का अमाउंट हमको मेंशन किया होता कि इनकम इतना है और प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते थे, अमाउंट परफेक्ट बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे खाली रेशो में दिया है। अब रेशो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे 12 लाख, 16 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालती हूँ यहाँ पे, 4 3 12, 4 चौक 16, 3:4 आया। अगर इन दोनों का रेशो निकालती हूँ, 5 से 1 15, 5 चौक 20, इन दोनों का रेशो है 3:4, 3:4, 3:4। लेकिन हमको यहाँ पे परफेक्ट अमाउंट पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हम अज्यूम करेंगे, 15 लाख 20 लाख अज्यूम करेंगे, क्या हम अज्यूम करेंगे 12 लाख 16 लाख। कोई परफेक्ट अमाउंट हमको हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हम रेशो भी अगर दिया रहेगा तो भी हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उन्होंने केवल हमको रेशो दिया है और पूछ रहे हैं एक परफेक्ट अमाउंट उनको बताना है कि 16 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। लेकिन किस बेसिस पे हम निकालेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला जाता है कि कैनॉट डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बोला जाता है कैनॉट डिटरमाइन, ये ऑप्शन आता है। नन ऑफ दीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज। दो अगर ऑप्शन दिए हैं आपको, सपोज ए बी सी में कुछ अमाउंट दिया है 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, उसके बाद डी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको बोला गया है कि कैनॉट डिटरमाइन। अगर ये डी वाला ऑप्शन है, अगर बोला जाए ई वाला ऑप्शन, ई वाले ऑप्शन में बोला जाए कि नन ऑफ दीज, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। क्योंकि नन ऑफ दीज मतलब क्या आएगा कि हाँ 12 लाख में से नहीं है, 15 लाख में से नहीं है, जितने भी ऑप्शन है ए बी सी में, डी में, उसमें से कोई भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि 15 नहीं है, 16 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, यानी कि उसका मतलब कुछ और आंसर हो सकता है इसका 20 लाख 40 लाख। लेकिन कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो प्लीज़ घाई घाई में, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज़्यादा स्पीड के चक्कर में आप गलत मत कीजिएगा, नहीं तो 1 मार्क्स तो गएंगे, 2.5 भी उसका माइनस में चला जाएगा, तो ये आपको लॉस ही देगा और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा अगर केयरफुली आप काम करोगे तो अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कैन नॉट डिटरमाइन इसका आंसर होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस है। कैन नॉट डिटरमाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 3:4 है, खाली रेशियो दिया है, इसलिए हम इसका इनकम एक्सपेंड जो सेलिंग प्राइस है या फिर इनकम है वो नहीं निकाल सकते, नहीं इनकम भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया है। हाँ, उसका रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, उसका जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम भी नहीं निकलेगा, और यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है और परफेक्ट अमाउंट पूछ रहा है उसका, तो वो भी यहाँ पे नहीं निकलेगा। द आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइन। Third question is if expenditure of company A in all the years यानी कि पूरे सालों में 2007 से 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 साल दिए हैं उनमें पूरा एक कंपनी ए ने पूरे 6 सालों में कितना एक्सपेंडिचर किया है, टोटल 82.5 लाख का एक्सपेंडिचर किया है। 2007 में चाहे 10 लाख का हो, 2008 में 12 लाख का हो, 2009 में 17 लाख का हो, वो हमें कुछ भी नहीं पता है, खाली उन्होंने 6 सालों का ऐड करके बोला कि इन 6 सालों में कंपनी ए ने 82.5 लाख का एक्सपेंडिचर किया है ओवरऑल। व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। अब पूछा गया है कि इन 6 सालों में कंपनी ए का इनकम कितना है, तो क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसा क्यों होगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे सपोज 2007 है ना, 2007, 2008, यहाँ पे लीजिए 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12, 82.5 लाख को मैं डिवाइड करती हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, 70, 20, 40, 60, 70 और बचा कितना 12.5 लाख। ये ओवरऑल कितने हो गए, 82.5 लाख हो गए ना।
82.5 लाख हो गए। ओवरऑल हमको 6 साल का मिला करके 82.5 करना है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हमें थोड़ी ना यहाँ पे मेंशन किया है कि 2007 में इन्होंने 15 लाख एक्सपेंड किया, 2008 में इन्होंने 10 लाख स्पेंड किया, तो हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी रेशो निकाल के यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, प्रूफ करके बता रही हूँ इसलिए। ओके, अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ 15, यहाँ पे मैंने किया 15, यहाँ पे मैंने किया 10, यहाँ पे मैंने किया 20, यहाँ पे मैंने किया 12.5, यहाँ पे मैंने किया 10। अब दोनों इन सबको मिलाने के बाद भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 82.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये दोनों मिला के 30 होते हैं, तो इन दोनों का आधा 15-15 कर दिया, 20-20-10, ये इसको क्रॉस कर दिया, इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यानी कि ओवरऑल मिलाने के बाद यहाँ पे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको 82.5 लाख ही आएगा। ओके, अब ये कंट्रीब्यूशन हमें पर्टिकुलर ईयर में कितना है वो तो हमें नहीं पता है। अब मैं अगर सपोज मैं निकालूंगी 10 लाख, तो 10 लाख के हिसाब से कंपनी बी है ना, यहाँ पे कंपनी ए की बात की गई है, तो ए यानी कि पॉइंट वाला, तो 2007 में कंपनी ए का कितना आएगा, 35%, तो इसका 35% निकालना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं 15 लाख के हिसाब से चल रही हूँ, तो 2007 में ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 35% है, तो इसका 35% निकालना पड़ेगा। अब 2008 में 20% कितना है ए का, ए यानी कि 45, ये पॉइंट वाला 45% है। और 2000 ये अगर मैं 15 अज्यूम करती हूँ तो उसका भी तो 45%, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट ही उसका 45% निकालना है। तो चाहे 20 लाख पे निकालो या 15 लाख पे निकालो, तो हमको 45% ही लेना है। तो 20 ये जो 20 लाख है यहाँ पे 2009 में कितना है, 40% है, तो इसका भी तो 40% ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो क्या आप मुझे ये बताइए अभी कि अगर मैं 10 का 35% निकालूंगी तो क्या अमाउंट सेम आएगा जितना मैं 15 का 35% निकालूंगी, तो दोनों के अमाउंट तो अलग आएंगे ना। 10 क्या है, छोटा नंबर है, तो उसका 35% थोड़ा कम होगा ना। 15 क्या है, बड़ा नंबर है 10 से, तो उसका 35%, क्योंकि परसेंट तो एक ही निकालने का हमको, 35% या 30, दोनों का 35% ही निकालना है, 10 और 15 का। तो ये बड़ा नंबर है, तो इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इसका भी 45% निकालना है, तो ये नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 15% ऑफ 45, ओके, या फिर 45% ऑफ 15। तो क्या आ जाएगा, इस सबका तो अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा ना हमको, अलग अलग निकालेगा। आंसर जो निकलेगा ओवरऑल मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि इसका 35 निकालो, इसका इतना इतना सब परसेंट निकालने के बाद इसका आंसर अलग आ जाएगा, इसका निकालने के बाद इसका आंसर अलग आ जाएगा। मतलब जो इनकम है अलग अलग हो जाएगा, वो वेरी करेगा कि आप यहाँ पे 10 लेते हो, यहाँ पे 12 लेते हो। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि नॉट डिटरमाइन। हमको पता ही नहीं है यहाँ पे, जब तक फिक्स वैल्यू दी नहीं है तब तक हम फिक्स वैल्यू कैसे बताएं उनको। क्या इन्होंने यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू दिया है हमको कि 2007 में, हाँ अगर ये बोला जाए कि पर्टिकुलर 2007 में केवल 82.5 लाख है, तो मैं उसका आंसर आपको बता देती। अगर फिक्स वैल्यू है, अगर फिक्स वैल्यू पूछा जाए तो हम उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर रेशो में दिया है और वो भी 1 साल का दिया है तो भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स वैल्यू तो दी नहीं है हमको ओवरऑल, और वो भी 6 सालों का ऐड करके दिया है यहाँ पे 82.5 लाख, तो मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ। इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, प्रूफ किया है कि इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते हम लोग। यहाँ पे फिर हम लोग उसको 6 लाख मानेंगे, 8 लाख मानेंगे, 4 लाख मानेंगे, तो निकलेगा ही नहीं उसका आंसर। क्या करके आप दोगे उसका आंसर, तो इसलिए आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, ओके कंपनी ए की बात की गई है और कंपनी बी की बात की गई है इन 2012, ओके 2012 यानी कि यहाँ पे ओके वॉज इक्वल, ओके एक्सपेंडिचर बोला गया है, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो हम पहले निकालेंगे। फॉर्मेट अगर निकाल लेते हो तो इट इज वेरी इजी टू पुट द वैल्यू, ओके 2012। तो हमारा फॉर्मेट क्या था, कॉस्ट प्राइस या फिर एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस या फिर इनकम, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ओके तो ए एंड बी का 2012 में 2012 ए एंड बी, यहाँ पे ये हमारी कंपनी आ गई, यहाँ पे ईयर आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो हमको मेंशन है वो क्या है, यहाँ पे ए का 40% है, तो ए का यहाँ पे कितना परसेंट है, यहाँ पे 40% है, बी का कितना है 45% है। ओके तो एक्सपेंडिचर, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हमने ये निकाला जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में जो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट की, यहाँ पे मेंशन किया है वो हमने उसको पुट कर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी 2012 वॉज इक्वल बोला, यानी कि एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला है कि वॉज इक्वल, इक्वल है, यानी कि यहाँ पे अगर 100 रुपये इन्होंने खर्च किया है तो कंपनी बी ने भी 100 रुपीज़ खर्च किया है, इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, इक्वल है लेकिन कितना है वो हमें पता नहीं है और यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी वट एवर। ओके तो वॉज इक्वल है तो हम
एक्स मान लिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों भी इक्वल है ना, इसलिए मैंने एक्स मान लिया। एंड इनकम ऑफ बोथ कंपनीज वाज ₹5.7 लाख। तो इनकम जो है इन दोनों कंपनी का ऐड करने के बाद कितना आएगा? 5.7 लाख। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी दोनों में, उन दोनों को ऐड करने के बाद 5.7 लाख आनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है ना, इनकम ऑफ बोथ कंपनीज वाज ₹5.7 लाख। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनीज। तो इन दोनों का जो ये एक्सपेंडिचर है ये कितना है, ये हमको पूछा गया है, यानी कि एक्स वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमको जो ये है ये दिया गया है और ये बोला गया है कि ये इक्वल है। देखिए फिर भी हमको क्या मिला है, हमको 2 वेरिएबल की तो मिल ही गई है ना, 3 का चाहिए था हमको, 3 है ना, उसमें से 2 का पता है हमको, ये तो पता है, उसके बाद ये भी पता है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे, फाइंड आउट कैसे करना है? तो हम अज्यूम करते हैं कि x, जैसे हम निकालते हैं x का 140%। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो क्या x का 140%, x का 140% निकालोगे तो यहाँ पे इसका इनकम आ जाएगा। सेम एज हियर, x का 145% निकालोगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या आना चाहिए? 5.7 लाख आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करूंगी तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, फिर से मुझे x का 145% निकालूंगी मैं, तो मुझे कितना आना चाहिए? इन दोनों को मैं ऐड करूंगी ना, क्या है ये? x का 140% यानी कि यहाँ की वैल्यू निकल गई। x का 145%, x का 145% यानी कि यहाँ की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ की वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 5.7 लाख आना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 5.7 लाख। बस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स योर आंसर। तो x का 140%, 0 से 0 कैंसिल, या फिर मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको कैंसिल नहीं करूंगी मैं, इक्वेशन तो कर लिया, उसको सॉल्व करना ही सबसे बड़ा गेम है। तो x का 140% है, अब x का 140% या x का 145%, जब मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? x का 140 प्लस 145 कितना आ जाएगा? 285%। 140 145 दोनों को ऐड करना है हमको। ओके, जब हम कैसे होता है यहाँ पे, जब हम 2x प्लस 3x करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x आ जाएगी ना। बस यही किया है मैंने यहाँ पे। तो x का 140%, x का 145%, दैट इज उसको दोनों को ऐड कर लिया मैंने। क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? ओके, मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको और थोड़ा सा इजी करके। x का 140%, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ऐसे आ जाएगा ना, ये x यहाँ पे चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई है यानी कि 140x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 145x आ जाएगा। तो ये भी x है, ये भी x है, जो मैंने अभी बताया था 2x प्लस 3x इज इक्वल टू व्हाट? 5x। तो 140x 145x इज इक्वल टू व्हाट? 285x डिवाइड बाय 100। बस यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये x यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं x यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे बात तो एक ही है, इज इक्वल टू 5.7 लाख। अब इसको मुझे बस कट करना है, वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये वाला x की वैल्यू मुझे निकालनी है। यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो 285 ये जो इक्वेशन है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो जाएगा तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, ये x यहाँ पे ना, ये 5.7 लाख है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होने जाएगा, 5.7 इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा नीचे? 2। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27, 19 हो गया। 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15, 19 19 3 29 57 95। ओके ओके, 19 25, ओके सॉरी। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, x यहाँ पे आया 5.7, ये जो 100 है यहाँ पे चला जाएगा, और जो 285 उसके नीचे आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करूंगी मैं, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15। ओके, 19 25 95 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 को अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो मुझे कितना आ जाएगा? टोटल 20 यानी कि 2 लाख वाला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5.7 था ना। तो 20, जब 5.7 वहाँ के टोटल इनकम है तो 20 लाख कहाँ से एक्सपेंडिचर आ जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी कि कम होता है, इनकम यानी कि ज़्यादा होता है ना। तो 5.7 लाख इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका इनकम है ना, तो 20 लाख नहीं होगा, ये 2 लाख आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने अगर 5.7 की जगह आप 5 लाख
70,000 अगर ऐसे लिखते हैं ना तो आपको अच्छे से और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाता, लेकिन ये 2 लाख है। ओके, तो आप ऐसे अमाउंट करके लिख के देखिए, 2 लाख ही आंसर आएगा और 2 लाख ही उसका आंसर आएगा। ओके, तो 2 लाख आ गया, तो 2 लाख क्या कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लिया, 2 लाख यहाँ पे लिख लिया और एक्स की वैल्यू फिर से 2 लाख यहाँ पे लिख लिया। तो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर इन बोथ द कंपनीज, तो दोनों कंपनी में 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू व्हाट, आंसर इज 4 लाख। ये हमारा आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 लाख इज द राइट आंसर। Of income of company B in 2009 and 2010 was 2:3 respectively. Okay, तो अब हम जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी की बात की जा रही है 2009 में और 2010 की बात की जा रही है, 2010 की, और इनकम की बात की जा रही है। इनकम है बी का 2009 एंड 10 में, 2009 10 लिख लिया, बी है कंपनी का 2:3, वो भी इनकम का रेशो, इनकम का रेशो 2:3, 9 है फिर 10 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, 3 लिखा, वो ये हो गया। ये है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेम कंपनी इन बोथ द ईयर्स, तो सेम कंपनी का दोनों सालों में ये वाला अमाउंट हमको पूछा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये जो क्वेश्चन में था वो हमने लिख लिया। अब जो मेंशन किया है वो एक बार देख लेते। 2009 एंड 10 की बात की जा रही है, कंपनी बी की बात की जा रही है। 9 एंड 10 कंपनी बी यानी कि ट्रायंगल सॉरी 9 एंड 10 की बात की जा रही है, कंपनी बी यानी कि 50%। 9 में कितना है 50% और 10 में कितना है, 10 में 40%। दो वैल्यू निकाला है हमको, क्या तीसरा हम नहीं निकाल पाएंगे, तो तीसरा हम निकाल पाएंगे, लेकिन ये आपको निकालना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। अब अभी ये जो 5वां वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और क्या इम्प्रूव करनी चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।